नमस्ते और इतिहास के इस सबसे जबरदस्त और रोमांचक सफर में सभी का स्वागत है। ये हाई स्कूल ओझा ब्राउन की एक बेहद खास और प्रीमियम प्रस्तुति है, जिसे विशेष रूप से कक्षा 9 के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। चलिए जरा कल्पना करते हैं, हम एक विशाल लकड़ी के जहाज पर हैं, समुद्र की लहरें आसमान छू रही हैं और सामने है एक अंतहीन समंदर। आज हम बात करने वाले हैं भौगोलिक खोजों की, एक ऐसा दौर जिसने हमारी पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, बल्कि इंसानों के उस अकल्पनीय साहस की महाकाव्य जैसी गाथा है, जिसने दुनिया के अलग-अलग कोनों को हमेशा के लिए जोड़ दिया। तो क्या हम सब तैयार हैं इस ऐतिहासिक एडवेंचर के लिए? आगे बढ़ने से पहले जरा आज के हमारे इस अल्टीमेट एग्जाम प्रेप रोडमैप पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे खोजों की पृष्ठभूमि से, फिर जानेंगे उन नए चमत्कारी आविष्कारों के बारे में, प्रमुख खोजकर्ताओं से मिलेंगे, नई दुनिया को समझेंगे, इन खोजों के दुनिया पर पड़े व्यापक परिणामों को देखेंगे और अंत में एक क्विक सारांश और क्विज से अपनी तैयारी पक्की करेंगे। चलिए सीधा विषय में उतरते हैं। भाग 1, भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि, अंधकार युग से बाहर। अब जरा 15वीं सदी से पहले के उस दौर में चलते हैं जिसे अक्सर अंधकार युग कहा जाता था। उस समय का समाज डरा हुआ और बाकी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ था। लोगों के मन में खौफनाक अंधविश्वास फैले थे। जरा सोचिए, लोग मानते थे कि हमारी पृथ्वी एकदम चपटी है। उन्हें लगता था कि अगर वो समुद्र में बहुत दूर तक गए तो उनकी नाव दुनिया के किनारे से नीचे किसी अनंत खाई में गिर जाएगी। समुद्र में भटक जाने का ये खौफ इतना गहरा था कि कोई भी गहरे समंदर की यात्रा करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था। राजशाही की तरफ से भी नाविकों को कोई मदद नहीं मिलती थी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का तो किसी को नाम तक नहीं पता था। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। परीक्षा के नजरिए से इस साल को बिल्कुल रट लीजिए, साल 1453। इस साल तुर्कों ने कुस्तुस्तुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। इसे ऐसे समझिए जैसे यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के इकलौते और सबसे बड़े दरवाजे को किसी ने जोर से बंद करके उस पर भारी ताला जड़ दिया हो। तुर्कों ने इस रास्ते पर इतने भारी टैक्स लगा दिए कि यूरोप के व्यापारियों का वहां से गुजरना लगभग नामुमकिन हो गया। और बस इसी मजबूरी और व्यापार छिन जाने के डर ने यूरोप को समंदर के नए रास्ते खोजने के लिए बेचैन कर दिया। भाग 2, नए आविष्कार, समुद्री यात्रा में क्रांति। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब व्यापार का रास्ता बंद हुआ तो इंसानी दिमाग ने कमाल के आविष्कार किए। अब जरा इन 2 गेम चेंजिंग उपकरणों को देखिए। पुर्तगालियों ने एक बहुत ही हल्का, मजबूत और तेज गति से चलने वाला नया जहाज बनाया, जिसे कैरावेल कहा गया। ये तूफानी लहरों को चीरने में माहिर था। और दूसरी सबसे अहम चीज, कंपस यानी दिशा सूचक यंत्र, जिसका ज्ञान यूरोपियों ने अरबों से सीखा। इन 2 चमत्कारों ने और साथ ही एस्ट्रोलेब जैसे उपकरणों ने उन डरावने और खतरनाक महासागरों में उतरना आखिरकार मुमकिन बना दिया। डर की जगह अब विज्ञान ने ले ली थी। भाग 3, प्रमुख खोजकर्ता, साहसी नाविकों की कथा। अब एंट्री होती है उन साहसी नायकों की जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर इन जहाज़ों को तूफानी लहरों के बीच उतार दिया। इन अभियानों को पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की महारानी इसाबेला का पूरा सपोर्ट मिला। सबसे पहला बड़ा नाम आता है क्रिस्टोफर कोलंबस का। साल 1492 कोलंबस निकला तो था भारत की खोज में, लेकिन अटलांटिक महासागर पार करते हुए वो एक बिल्कुल अनजान जमीन पर जा पहुंचा। वो जमीन थी अमेरिका। परीक्षा के लिए ये पॉइंट बहुत अहम है। कोलंबस ने गलती से अमेरिका को ही भारत समझ लिया था और इसीलिए उसने वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस कहकर पुकारा। इसके कुछ ही साल बाद 1498 में एक और महान पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने इतिहास रच दिया। वो अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत के पश्चिमी तट यानी केरल के कालीकट तक पहुंच गया। ये एक अकल्पनीय और बेहद मुश्किल यात्रा थी। दिलचस्प बात यह है कि इस सफर में उसकी मदद अब्दुल मजीद नाम के एक भारतीय व्यापारी ने की थी। और आपको पता है, वास्को डी गामा जब भारत से मसाले और कीमती सामान लेकर वापस यूरोप लौटा तो उसने उन्हें अपनी यात्रा के कुल खर्च से 26 गुना ज्यादा मुनाफे पर बेचा। सोचिए, 26 गुना। विश्व के इन प्रमुख समुद्री मार्गों को देखते हुए एक और नाम का जिक्र बहुत जरूरी है, मैगेलन।
1519 में मैगेलन ने अपने जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने की ठानी। इस बेहद लंबी और जोखिम भरी यात्रा ने एक बात हमेशा के लिए साबित कर दी, और वो ये कि पृथ्वी गोल है और दुनिया के सभी महासागर असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाग 4 नई दुनिया की खोज, अमेरिका का पर्दाफाश। इन साहसिक यात्राओं से पहले एक पूरा का पूरा महाद्वीप दुनिया की नज़रों से एकदम छिपा हुआ था। नाविकों के साहस ने दुनिया के नक्शे पर इस छुपे हुए खजाने को सामने ला दिया, जिससे नई दुनिया कहा गया। कक्षा 9 के छात्रों के लिए यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी मेमोरी ट्रिक है, इसे ध्यान से सुनिएगा। नई दुनिया का मतलब है अमेरिकी महाद्वीप। अब 1492 में सबसे पहले वहां कोलंबस पहुंचा जरूर था, लेकिन इसका नाम अमेरिका स्पेन के एक नाविक अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर पड़ा। क्यों? क्योंकि अमेरिगो वेस्पुची ने ही इस जगह को विस्तार से खोजा और पूरी दुनिया को स्पष्ट किया कि ये भारत नहीं बल्कि एक एकदम नया महाद्वीप है। भाग 5 खोजों के व्यापक परिणाम, दुनिया कैसे बदल गई। अब तक हमने इन साहसी नाविकों की रोमांचक कहानियां सुनी, लेकिन इतिहास सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं रहता। इसके परिणामों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आखिर इन खोजों ने पूरी दुनिया को बदला कैसे? इसके नतीजे बहुत ही व्यापक थे। एक तरफ व्यापार का रातों रात भयानक विस्तार हुआ, तो दूसरी तरफ उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। ईसाई धर्म और पश्चिमी संस्कृति का दुनिया भर में प्रसार हुआ। हाँ, इसका एक सकारात्मक पहलू ये जरूर था कि मध्यकालीन अंधविश्वास हमेशा के लिए खत्म हो गए। लेकिन इसका एक बेहद स्याह और भयानक पहलू भी था, जैसे कि अमानवीय दास व्यापार की शुरुआत, जिसे हम आगे समझेंगे। परीक्षा के नजरिए से ये रैपिड फायर टाइमलाइन आपके बहुत काम आने वाली है। जैसे ही भारत और नई दुनिया के नए रास्ते खुले, यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक होड़ मच गई। सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए, उसके बाद 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, फिर 1602 में डच कंपनियों ने मैदान में कदम रखा, और अंत में 1664 में फ्रांसीसी भी इस वैश्विक व्यापार की अंधी दौड़ में शामिल हो गए। क्या आपने कभी सोचा है कि आज भारत में लगभग हर घर में चाय, कॉफ़ी या आलू का जो रोज़ाना इस्तेमाल होता है, वो आखिर आया कहाँ से? ये सोचना बेहद दिलचस्प है कि इन भौगोलिक खोजों के कारण ही पूरी दुनिया में फसलों का आदान प्रदान हुआ। यूरोप को नई दुनिया से आलू, तंबाकू और मक्का मिला, तो वहीं भारत को भी यूरोप और अन्य जगहों से चाय, कॉफ़ी और आलू जैसी चीज़ें मिलीं। हमारी आज की खान-पान की आदतें 15वीं सदी की इन यात्राओं का ही सीधा नतीजा हैं। इतिहास की किताबों में आपको अक्सर दो भारी भरकम शब्द मिलेंगे, वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद। लेकिन इन्हें समझना बहुत आसान है। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां एक ताकतवर देश किसी नई खोजी गई जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेता था और फिर वहां के सोने, चांदी, मसालों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को लूटकर अपने खुद के देश को अमीर बनाता था। संसाधनों को एक जगह से लूटना और दूसरी जगह की तिजोरी भरना, यही उपनिवेशवाद था। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, इन खोजों का एक बेहद अंधकारमय और क्रूर पहलू भी था, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें बाजारों में जानवरों की तरह बेचा जाने लगा, जिसे अमानवीय दास व्यापार कहा गया। उनसे जंगलों में और जहाज़ों पर बेहद कठिन काम करवाए गए। जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया और उन नई जगहों की सदियों पुरानी स्थानीय संस्कृतियों और अर्थव्यवस्थाओं का बुरी तरह से शोषण और विनाश किया गया। ये इतिहास की वो कड़वी सच्चाई है जो हमें इन खोजों के दोनों पहलुओं को देखने पर मजबूर करती है। भाग 6 सारांश और परीक्षा क्विज, ज्ञान की परख। इस पूरे महाकाव्य जैसी यात्रा से गुजरने के बाद अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जानकारी को कसौटी पर परखें। चलिए अपनी ऊर्जा को फिर से बढ़ाते हैं। परीक्षाओं के नजरिए से एक सवाल अक्सर सीधा पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किस महत्वपूर्ण वर्ष में किया था, जिसने यूरोप को नए समुद्री रास्ते खोजने के लिए मजबूर कर दिया? सोचिए और बताइए। बिल्कुल सही जवाब, साल 1453। आइए अब एक तेज रिकैप लेते हैं ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में एकदम पक्के हो जाएं। 1453 में व्यापारिक रास्ता बंद हुआ। इसके जवाब में कैरावल जहाज और कंपास जैसे वैज्ञानिक आविष्कार हुए। फिर कोलंबस, वास्को डी गामा और मैगलन जैसे निडर खोजकर्ता गहरे समंदर में उतरे।
और अंततः इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक व्यापार, पूंजीवाद और उपनिवेशवाद की एक बिल्कुल नई दुनिया का जन्म हुआ। पूरा इतिहास एक कड़ी की तरह जुड़ गया। तो अंत में एक बहुत ही बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल हमारे सामने आता है। क्या इन ऐतिहासिक भौगोलिक खोजों ने हमारी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ा या फिर इसे संसाधनों और लालच के आधार पर और ज्यादा बांट दिया? इस बड़े सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। हाई स्कूल ओझा बराव की इस विशेष प्रस्तुति का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी परीक्षाओं के लिए डट कर तैयारी करें और पूरे आत्मविश्वास के साथ इतिहास को यूं ही समझते रहें।